हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी आने वाली आगामी परीक्षा जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, जीडी और खासकर पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए सीधा हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। हिंदी की आदि जननी है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी यानी हिंदी किस भाषा से उत्पन्न हुई है? किस? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, या ऑप्शन सी अपभ्रंश, या ऑप्शन डी प्राकृत। अगर हिंदी की जो जननी है वह संस्कृत भाषा को माना जाता है। संस्कृत भाषा के पश्चात पाली भाषा का विकास हुआ। पाली से ही प्राकृत भाषा का विकास हुआ और प्राकृत से अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा का विकास हुआ। और जो आज की हम हिंदी जानते हैं वो अवहट्ट से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी संस्कृत सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, या रीतिकाल, या संयुक्त काल। अगर हिंदी साहित्य में काल विभाजन की बात करें तो सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन महोदय ने हिंदी में जो काल विभाजन किया था, उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन किया था। शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था उसमें रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल आदि थे, परंतु ये संयुक्त काल नहीं था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी संयुक्त काल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, या ऑप्शन डी विठल नाथ। देखिए, सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अगर वल्लभाचार्य जी की रचनाएं की बात करें तो पूर्व मीमांस, भाष्य, गायत्री भाष्य आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वल्लभाचार्य जी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी सूरदास, या ऑप्शन सी कबीरदास, या तुलसीदास। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिहारी सही हो जाएगा। बिहारी जी जो रीतिकाल के कवि हैं। और अगर बात करें सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। अब बिहारी जी की जो एक महत्वपूर्ण रचना है वह बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई है, जिसमें उन्होंने 700 दोहों का एक संकलन किया है, जो कि श्रृंगार रस से प्रधान है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिहारी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रामचरितमानस किसके द्वारा रचा गया था? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी, या ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। देखिए, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कबीर किस भक्ति का स्वरूप में थे? माने कबीरदास जी भक्ति के किस शाखा से थे? ऑप्शन ए सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, या निर्गुण मतवादी। कबीरदास जी भक्ति के स्वरूप की बात करें तो उनका स्वरूप निर्गुण था। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। कबीर जी की अगर रचना बात करें तो शाखी शब्द रामायणी इनकी जो रचना थी वह बीजक बीजक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी। और इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा शतुक्कड़ी भाषा थी, या पंचमेल खिचड़ी आप भी कह सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कबीरदास जी की भाषा कौन थी, कैसी थी? कबीरदास जी की भाषा कैसी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, या शतुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? शतुक्कड़ी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए नामवर सिंह,
ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। देखिए 1971 को नामवर सिंह की उनकी साहित्यिक कृति कविता के नए प्रतिमान को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए नामवर सिंह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वह भारतीय संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। और अगर बात कर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मधुशाला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए निराला, सूरदास, हरिवंश राय बच्चन या जायसी। अगर बात करते हैं निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इनकी रचना परिमिल, गीतिका, अनामिका और कुकुरमुत्ता और तुलसीदास, ये रचना सूरदास निराला जी की है। अगर बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है वो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जूही की कली जो कविता है उसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं स्मृति सरोज, कुकुरमुत्ता, गीतिका, परिमिल, अनामिका आदि हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव, स्वामिनी। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो ध्रुव स्वामिनी है यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण नाटक है। अगर बात करें प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित या लिखित पुस्तकों की तो उसमें आ जाती है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि आ जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा अष्टछाप कवि है? ऑप्शन ए मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। देखिए गोस्वामी विठल दास जी ने संवत 1602 ईस्वी में अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना किया था। अगर बात करें अष्टछाप में कुल 8 कवि थे, जिनमें से कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इस प्रकार से कुल 8 थे। इसमें से कौन थे? सूरदास जी उनमें से एक थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सूरदास सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे? बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि या कामता प्रसाद। आप अपना उत्तर बता सकते हैं कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि को माना जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा या वर्ण को सूत्र में पिरोकर की गई रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण के द्वारा गद्य अनुशासन होता है, वैसे ही छंद के द्वारा पद्य का अनुशासन किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। छंद के प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि। चलिए आपने सूरज का 7वां घोड़ा की रचना किस विधा में है? ऑप्शन ए कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या निबंध संग्रह। सर्वप्रथम आप यह बताइए कि सूरज का 7वां घोड़ा कृति किसकी है? देखिए जो सूरज का 7वां घोड़ा कृति है ये धर्मवीर भारती जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। इसकी रचना 1952 में किया गया था। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास जैसे गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश आदि हैं।
तो यह सूरज का सातवां घोड़ा एक उपन्यास है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।